नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र अकेडमी में। मित्रों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए बिग मैराथन क्लासेज प्रारंभ हो चुकी हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, आपके द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की आपके लिए बिग मैराथन क्लास आपको मिल चुकी है। अगर आपने वह अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो के आई बटन पर आपको मिल जाएगा। और हमारी मैथ की क्लासेज आपके लिए कंटिन्यू चली रही हैं और इस तरह हमारे प्रत्येक सब्जेक्ट की अब आपको बिग मैराथन क्लासेस देखने को मिलेंगी, जिसमें हमने अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक ऐसी बेहतर श्रृंखला बिग मैराथन क्लास के माध्यम से आपके लिए प्रिपेयर की है, जो कि आपके एग्जाम में जो अपना स्कोर तैयार करने का हमारा जो लक्ष्य रखा गया, टारगेट रखा गया 95 प्लस मोर देन एकेडमिक स्कोर के लिए, उसी पर यह प्रणाली जो है, हमारी श्रृंखला जो है मैराथन बिग मैराथन क्लास की कार्य करेगी मित्रों। तो मित्रों, अगर आप सभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात जो पास में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मित्रों। तो ये आपके पेपर 4 यानी चतुर्थ प्रश्न पत्र आपके लिए विज्ञान यानी कि साइंस के पेपर के लिए अति लघुत्तरीय प्रश्नों की एक श्रृंखला की बिग मैराथन क्लास है और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें और वीडियो को शेयर भी कर दे चलिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैव विकास के किसे कहते हैं? तो कालांतर में जीवों की रचना तथा कार्य प्रणाली में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। ठीक है, या फिर आप इस तरह कह सकते हैं कि कोई सजीवों का एक समूह या उसके गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को ही हम जैव विकास या जैविक विकास कहते हैं। इस तरह भी आप अपनी डेफिनेशन अपने शब्दों में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या जैव विकास का होना प्रमाणित है? तो देखिए, भिन्न भिन्न जैव विकास के संबंध में भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्धांत दिए गए थे और उनमें सबसे जो प्रचलित सिद्धांत हैं वो लेमार्क और डार्विनवाद, जो कि लेमार्कवाद और डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्ष 1744 में फ्रांस वैज्ञानिक लेमार्क के विचारों को लेमार्कवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि जैव विकासों का होना प्रमाणित है। कैसे प्रमाणित है? क्योंकि जो प्राचीन वैज्ञानिक हैं प्रामाणिकता के, वो उनके द्वारा जीवों का एक क्रम दर क्रम किस तरह विकास हुआ था, उनका जो सिद्धांत है वह उसमें जीवों की उत्पत्ति के विकास में पूर्ण रूप से सत्यता को निर्धारित करता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक चयनवाद क्या है? ठीक है, तो जीवों की संततियां वातावरण में उपलब्ध भोजन, आवास एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करती रहती हैं। जीवों की संततियों से तात्पर्य हमारा यह है कि जीवों की जो उसी तरह की जो जिस तरह हम संतान बोलते हैं, यानी जीवों के द्वारा जो उत्पन्न उनकी जो संतान होती हैं, ठीक है, उसी को संततियां बोलते हैं। तो वह प्रत्येक जीव जंतुओं की जो संततियां होती हैं अपने जीने हेतु, अपने उपलब्धता हेतु इन्वायरमेंट, भोजन, आवास आदि की आवश्यकताओं के लिए प्रत्येक समय संघर्ष करती रहती है। इस संघर्ष में वातावरणीय दशाओं के अनुसार उपयोगी जीवों का चयन करती है। इसे ही प्रकृति का चयनवाद सिद्धांत कहते हैं। यानी प्रकृति से एक तरह से कहें कि अपने जीवन हेतु संघर्ष करना, जिसमें हमारे भोजन आ जाता है, आवास आ जाता है, अन्य उसके रहने सहने के साधन हैं, उसकी आवश्यकताओं, इन सभी के लिए जैसे कि एक मनुष्य है तो ये भी क्या कर रहा है, एक प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। ठीक है, अपनी जो आवास के लिए, अपने रहन सहन आदि सभी के लिए। तो इस तरह यही आपका क्या कहलाता है, एक प्रकृति का चयनवाद कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव विकास की पुष्टि में जीवों की संरचनात्मक समानताएं कौन कौन सी हैं? तो मुख्य रूप से दो ही प्रकार की समानताएं देखी गई हैं, जिसमें समरूप या समप्रवर्ती रचनाएं। समरूप का तात्पर्य ये होता है कि ऐसे अंग जो दिखने में तो अलग अलग जीवों में हों, ठीक है, लेकिन कार्य प्रणाली उनकी एक ही हो। जैसे कि भिन्न भिन्न पक्षियों के, जैसे कीटों के, जीवों के, चमगादड़ आदि के जो पंख हैं वो एक ही तरह से दिखने में तो एक ही तरह के, लेकिन उनकी एक ही वर्ग के थोड़ी हैं, ये सब एक ही वर्ग के नहीं है, इसलिए वो समरूप या समवर्ती रचनाएं कहलाएंगी। इसी प्रकार होती है समजात रचनाएं। समजात रचना से अंग होता है कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं मूल रचनाएं जो है बिल्कुल समान होती है। जैसे कि मेढक के जो आगे वाली टांगें होती हैं, पक्षियों के जो पंख होते हैं, चमगादड़ के पंख होते हैं और मनुष्य के हाथ, ये सभी उनकी जो उत्पत्ति होती है, उसकी मूल जो होती है वो समजात रचनाओं के आधार पर ही आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवाश्म विज्ञान क्या है? तो ऐसे अनेकों जीवों की लाखों हजारों वर्षों पहले जीवित थे, यानी कि ऐसे जीव जो लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व पहले जीवित थे परंतु अब नहीं हैं, उनके अवशेष चट्टानों में दबे मिलते हैं। ऐसे जीवाश्मों को अध्ययन ही जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। जैसे कि डायनासोर है, क्योंकि वह केवल विलुप्त हो गया था, कई प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है, तो वो अपने पर्यावरण से अपना अनुकूलन स्थापित नहीं कर पाते हैं, तो उस तरह की जातियां जो होती हैं वो
विलुप्त होने की कगार पर आ जाती हैं या फिर विलुप्त हो जाती हैं, फिर अंत में वह जीवाश्म में अब उनके अवशेष मिलते हैं, तो वही आपके क्या कहलाएंगे, जीवाश्म कहलाएंगे। और जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाएगा वही जीवाश्म विज्ञान कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र एक तरह से जीवन यापन का जो संघर्ष होता है प्रत्येक जीव जंतुओं का, तो उसे अब स्पष्ट समझ सकते हैं कि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों से मिलकर के बना है। संपूर्ण पृथ्वी एक पारिस्थितिक तंत्र है। इसके अंतर्गत सभी अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए मूल उत्पादक तथा पौधों पर निर्भर रह सकते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है एक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें सभी जो संततियाँ होती हैं या कहें एक तरह से सभी जीव हैं जो अपनी खाद्य या भोजन प्राप्ति हेतु अपने कुछ मूल उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं और पौधों पर भी निर्भर रहते हैं। यही हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है। नेक्स्ट है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के आधार बताइए। तो पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसकी संरचना के आधार दो होते हैं, जो याद रखेंगे आप, जैविक यानी कि अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत आपके आते हैं कार्बनिक, अकार्बनिक एवं जलवायु, जबकि जैविक घटक के अंतर्गत उत्पाद हैं जो कि हरे पौधे होते हैं, ठीक है, उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता, अपघटक जिसे अपमर्जी भी कह सकते हैं, अपरभेदी भी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य श्रृंखला से क्या अभिप्राय है? यानी जो फूड चेन होती है, ठीक है, तो जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो वो आहार या खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं एक दूसरे के जीव पर निर्भर होना सभी जीवों का, ठीक है, कुछ मुख्य पदार्थ यानी मूल उत्पादों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों से खरगोश होता है, खरगोश के ऊपर ये एक तरह से एक श्रृंखला यानी कि एक चेन होती है, ठीक है, तो उसी को हम खाद्य श्रृंखला कहेंगे, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता ही, ठीक है, जीवों की भोजन के लिए। नेक्स्ट है आपका, एक सरल खाद्य श्रृंखला का स्तर बताइए। तो एक सरल जो खाद्य श्रृंखला होती है उसके स्तर तीन ही होते हैं, आप याद रखेंगे, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। उत्पादक मतलब पेड़ पौधे आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो उत्पादक पर निर्भर होगा और द्वितीयक उपभोक्ता जो होंगे वो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहेंगे। इस तरह आप एक तरह से एक खाद्य श्रृंखला की जो चयन रूप होते हैं उसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका, खाद्य जाल से क्या आशय है? वही है, खाद्य श्रृंखला कहें, खाद्य जाल कहें, कोई भी जीव एक से अधिक पोषक स्तरों से अन्य श्रृंखलाओं से अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करता है, ऐसे परितंत्र को खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है। खाद्य जाल का मतलब होता है कोई भी जीव होगा वो एक से अधिक जो पोषक स्तर होते हैं उनकी अन्य श्रृंखलाओं से अपना भोजन या ऊर्जा है जो प्राप्त करेगा, और एक ऐसा ही परितंत्र जो है वो खाद्य जाल कहलाएगा। जैसे कि पेड़ पर अगर आप देखोगे तो पेड़ पर पक्षियों का निवास भी होता है, तो इस तरह का ये खाद्य जाल तैयार हो जाता है, ये इसे परितंत्र को ही खाद्य जाल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है? पारिस्थितिकी पिरामिड यानी कि पारिस्थितिकी पिरामिड से हमारा आशय है खाद्य कड़ी की प्रारंभिक स्तर पर जीवों की संख्या अधिक रहती है, यानी जो फर्स्ट स्टेज होती है उस पर जीवों की संख्या अधिक रहती है और कड़ी के अंत तक पहुँचते पहुँचते उपभोक्ताओं की संख्या कम हो जाती है। वही पारिस्थितिकी पिरामिड इस तरह एक रूप होता है जिसमें प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक इस तरह बनता है आपका। और फर्स्ट में जो होती है वो जीवों की जो प्रारंभिक स्तर में पहली कड़ी में अधिक होती है, लेकिन जब हम अंत तक पहुँचेंगे तो ये कम हो जाती है, यही आपका पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जैव विकास से संबंधित 3 वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो जैव विकास से संबंधित जो वैज्ञानिक हैं, जीन बैप्टिस्ट, डी लेमार्क महोदय, चार्ल्स डार्विन एवं ह्यूगो डू ब्रीज, ये तीनों वैज्ञानिक जो हैं वो जैव विकास से संबंधित रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह भी आप इसको याद कर पाएंगे बेहतर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव विकास के प्रमाण क्या हैं? तो जैव विकास के प्रमाण जो हैं वो निम्न हैं, जिसमें फर्स्ट आता है जीवों यानी जंतु एवं पौधों की तुलनात्मक शरीर की रचना देखी जा सकती है, शारीरिक क्रिया विज्ञान के आधार पर, आनुवंशिकी आदि। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जैव विकास के जो प्रमाण हैं वो इन पर जिनका विकास क्रम दर किस तरह परिवर्तित होता गया था, ठीक है, तो वह इस पर स्पष्ट तरीके से इसमें अंकित भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव विकास क्या है? तो जैव विकास धीरे धीरे होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप आज के युग में के जटिल व उच्च कोटि के पौधे व जंतु पूर्व काल के सरल व निम्न श्रेणी के पौधों तथा जंतुओं से उत्पन्न हुए हैं। या तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से सजीवों का जो समूह जो अपने गुणों को एक क्रम में एक क्रमिक परिवर्तन को दर्शाता है, जो वही आपका जैव विकास कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका, नव डार्विनवाद क्या है? तो नव डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन के कारण होती है, ठीक है। उनका ये सिद्धांत प्रचलित भी था, नव डार्विनवाद, यानी नई जातियों की जो उत्पत्ति होती है वो पुरानी जातियों के जो जीन्स होते हैं, ठीक है, उनमें परिवर्तन के कारण होती है। इसमें पुरानी जाति से नई जाति के विकास में कई कारक भी
कार्य करते हैं, इस सिद्धांत में स्पष्ट रूप से व्याख्या की हुई है। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है आपका, किस सिद्धांत के कारण ह्यूगो डी ब्रिज का नाम प्रसिद्ध है, यानी इनके द्वारा ऐसा सिद्धांत क्या दिया गया था जिसके कारण ये प्रसिद्ध था, इनको ख्याति प्राप्त हुई है। तो इनके द्वारा यानी जिसे बोलते हैं उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत करने के कारण ह्यूगो डी ब्रिज के नाम से प्रसिद्धि हासिल की है, उत्परिवर्तनवाद के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा दिया हुआ यह सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैमार्कवाद की प्रमुख उदाहरण किस जंतु के ऊपर हैं, यानी लैमार्कवाद जो सिद्धांत दिया हुआ है वह मुख्य रूप से किस जंतु के हैं। तो लैमार्कवाद का जो सिद्धांत दिया है वैज्ञानिक लैमार्क महोदय के द्वारा, तो उसके जिराफ की गर्दन पर दिया हुआ है, यानी जिराफ के ऊपर यह प्रस्तुत किया हुआ है, क्योंकि उसको क्रमवार यानी पीढ़ियों दर पीढ़ियों पर उसकी गर्दन जो इस तरह लंबी क्यों हुई थी। ठीक है, तो उसी पर यह प्रस्तुत किया गया था लैमार्कवाद। नेक्स्ट है आपका, उत्परिवर्तनवाद से आप क्या समझते हैं। तो हॉलैंड के वनस्पति वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रिज ने इवनिंग प्रिमरेज के पौधों की अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया था और अध्ययन करते समय देखा कि इन पौधों में कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनके जनक पौधे से काफ़ी भिन्न हैं, इतने भिन्न हैं कि इन्हें एक नई जाति के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे लंबी अवधि तक इस प्रकार के अध्ययन के बाद डी ब्रिज ने सन 1901 में एक उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, यानी अगर इनसे पूछा जाए कि इनका अध्ययन किया गया था ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा तो एक पौधों पर किया गया था, और पौधे एक दूसरे से इनकी जो देखा जाए तो एक तरह से काफ़ी अलग भिन्नता प्रदर्शित कर रहे थे, तो इन्होंने उसको सिद्धांत को एक नया नाम दे दिया उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, जो कि 1901 में इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था पौधों के अध्ययन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई जातियों के उद्भव के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया गया था। तो नई जातियों के उद्भव के सिद्धांत को किसने किया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया था, और जिनका अध्ययन किया था पौधों पर अध्ययन किया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे इसको विशेष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डार्विनवाद तथा नव डार्विनवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया गया था। तो डार्विनवाद के जो सिद्धांत दिया गया था वो चार्ल्स डार्विन महोदय के द्वारा दिया गया था, और नव डार्विनवाद जो सिद्धांत दिया गया था वो जूलियन हक्सले ने प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो दोनों सिद्धांत नाम आपको सेम जरूर लगेंगे, लेकिन वैज्ञानिक इनके दोनों अलग अलग हैं। डार्विनवाद वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, और जो नव डार्विनवाद है वो जूलियन हक्सले महोदय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका, डार्विनवाद की आलोचना को दृष्टिगत कीजिए, यानी जो डार्विनवाद सिद्धांत दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा, तो उसकी आलोचनाएं क्या क्या थीं, या क्या यानी क्या क्या उनमें कमियां थीं जो कि नव डार्विनवाद सिद्धांत हक्सले महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो जो निम्न कमियां थीं या आपत्तियां थीं, डार्विन ने अवशेषी अंगों की उपस्थिति पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, इनके द्वारा जो अवशेषी अंग थे उनकी उपस्थिति क्यों है उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था, इसलिए। और सेकंड है, डार्विन में विभिन्नताओं की उत्पत्ति तथा कारणों पर भी कोई विशेष नहीं दिया था, यानी डार्विनवाद जो दिया गया था तो उसमें विभिन्नताओं के द्वारा उत्पत्ति के क्या कारण रहे उस पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। और समस्या इस बात की थी कि जिनकी वंशगति, यानी जिसे हम इस तरह से संतान उत्पत्ति बोलते हैं ना, ठीक है, वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार पहुंचती हैं, यानी एक पीढ़ी से उसकी जो संस्कृति होती है उसकी जो जीन्सों के माध्यम से किस तरह दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, तो इनके द्वारा इस पर भी कोई चर्चा नहीं की गई थी, इसलिए नव डार्विनवाद सिद्धांत हक्सले महोदय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट आपका, खनिज क्या है। तो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिक आपके खनिज कहलाते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी की जो भूपर्पटी होती है उसकी सतह में जो भी अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिक पाए जाते हैं वो आपके खनिज कहलाते हैं। ठीक है, खनिज कहाँ पाए जाते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, खनिज यानी पृथ्वी के भूतल या भूपर्पटी या समुद्र में पाए जाते हैं जो खनिज कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका, अयस्क किसे कहते हैं। ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण, ठीक है, यानी ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता एवं कम लागत में हो जाएगा वह अयस्क यानी कि और कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न धातुओं के अयस्कों के नाम लिखिए। कुछ इस तरह भी आपके प्रश्न बनता है, कुछ धातुएं दे दी जाती हैं और उनके अयस्क क्या हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। लोहा, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम तथा कैल्शियम। ठीक है, तो लोहा का जो अयस्क का नाम है हेमेटाइट, ठीक है, याद रखेंगे। तांबा कॉपर पायरेट, सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है, एल्यूमिनियम बॉक्साइड, कैल्शियम चूना पत्थर, ये इनके अयस्कों के नाम हैं, यानी कि जो एक तरह से हम कहें कि खनिज के रूप में जो पृथ्वी की भूपर्पटी के अंतर्गत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न अधात्विक खनिजों की प्राप्ति स्थान का नाम उल्लेख कीजिए, यानी कौन कौन से कुछ ऐसे अधात्विक खनिज हैं जो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप भी याद रखेंगे, अभ्रक, बहुमूल्य पत्थर, पेट्रोलियम, कोयला आदि।
तो ये आपके अधात्विक खनिज हैं की टेबल है, और ये प्राप्ति का स्थान यानी कहाँ कहाँ पर प्राप्त किए जाते हैं। जैसे अभ्रक है, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान आदि में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। बहुमूल्य पत्थर जो है, जो कि राजस्थान में पाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बना भी है। पेट्रोलियम गुजरात, असम, अरब सागर के तटीय क्षेत्र तथा कृष्णा, कावेरी और गोदावरी की नदियों के मुहाने पर भी इसे पाई जाती है। कोयला जो है पश्चिम बंगाल, मोस्ट इंपोर्टेंट आप याद रखेंगे, कोयला पश्चिम बंगाली, ठीक है, बिहार तथा तमिलनाडु आदि में ये भी प्राप्त किया जाता है या पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अयस्क से धातु निष्कर्षण की विधियां लिखिए। यानी अयस्क के जो धातु निष्कर्षण किस प्रकार किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है, तो इसकी विधियां जो है वो निम्न है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा, फेन प्लवन विधि के द्वारा। ठीक है, ये कुछ विधियां हैं जिससे अयस्कों का निष्कर्ष किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, अयस्क से प्राप्त अशुद्ध धातुओं का शोधन कैसे किया जाता है। यानी अयस्क जो पृथ्वी की भूपर्पटी के अंतर्गत पाया जाता है, तो उसमें कुछ अशुद्धियां जैसे धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि मिले होते हैं, तो उसके अशुद्ध धातुओं का शोधन कैसे किया जाता है। तो प्रगलन से प्राप्त धातु में अनेक अशुद्धियां मिली होती हैं। अशुद्धि युक्त कुछ धातुओं को विद्युत अपकरणीय विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। किस विधि के द्वारा? विद्युत अपकरणीय विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है, और उसको फिर शुद्ध अयस्क प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो एक बड़ा टैंक होता है कहते हैं जिसे, ठीक है, में शोधित किए जाने वाले धातु के लवण का विलयन लेते हैं, जिसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, जिसमें अयस्क को क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिग आयरन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। पिग आयरन किसे कहते हैं, तो वात्या भट्टी से प्राप्त जो कच्चा लोहा हम कहें उसको, ठीक है, या ढलवा लोहा कहें, वही आपका पिग आयरन कहलाता है। एक तरह से कहेंगे कि कच्चा लोहा या ढलवा लोहा को ही पिग आयरन कहा जाएगा। नेक्स्ट आपका, इस्पात से क्या अभिप्राय है। तो लोहे का एक दूसरा रूप भी है जिसमें Fe यानी कि आयरन से जो है 98.8% से लेकर 99.8% जो कार्बन की मात्रा जो है, जिसमें 0.25% से 1.5% तथा शेष सिल्वर, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। यानी कि इतना तो आयरन होता ही है, और इसका उपयोग नट बोल्ट बनाने में किया जाता है, वही आपका क्या कहलाता है, इस्पात कहलाता है। एक तरह से कहें कि जो 99% होता है वह कार्बन इसमें यानी शुद्ध लोहा इस्पात के अंतर्गत आ जाता है, और बाकी अवशेष में क्या होता है, आपकी जो धातुओं, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सिल्वर और मैग्नीशियम आदि ये इसमें है, यानी कि सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तन्यता क्या है। तन्यता का मतलब होता है धातुओं को खींचने का गुण, यानी धातुओं किस तरह खींची जा सकती हैं। तो खींचकर तार बनाया जा सकता है, धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने का ही गुण तन्यता कहलाता है। और सबसे अधिक जो गुण पाया जाता है वो सोने में पाया जाता है। सोने में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 ग्राम सोने को लगभग 2 किलोमीटर तक खींच करके तार बनाया जा सकता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चालकता क्या है। तो सभी धातुएं विद्युत की सुचालक हैं, क्योंकि इनमें विद्युत प्रवाह संभव है, यानी यही चालकता, यानी किसी जो भी धातु होती हैं उनमें आवेश पाए जाते हैं। तो आवेशों का एक जगह से दूसरी जगह गमन होना ही विद्युत के, तो विद्युत प्रवाह होगा। विद्युत प्रवाह होगा तो वह क्या कहलाएगा, इनका गुण कहलाएगा चालकता का, और जिनमें यह गुण पाया जाएगा वही उनकी क्या कहलाएगी, चालकता कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातुओं के संरक्षण से क्या अभिप्राय है। धातुओं का संरक्षण, ठीक है, तो धातुओं का या गैल्वेनीकरण कहें हम, ठीक है, तो धातुओं की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक परत के रूप में उतारना या नष्ट होने से धातुओं का संरक्षण किया जाता है, संक्षारण जिसे बोलते हैं। ठीक है, यानी एक तरह से धातुओं का रक्षण करना, उसको ही संक्षारण कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। यानी जैसे गैल्वेनीकरण कहते हैं, तो धातुओं जो क्या होती हैं, नमी प्राप्त करके उन पर जंग जो रूप लग जाती है, तो उससे क्या होता है, उनका क्षरण होने लगता है। तो उसको बचाने के लिए पेंट किया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है, गैल्वेनीकरण यानी एक परत चढ़ाई जाती है उस पर। तो ये ही क्या कहलाता है, ये धातुओं को नष्ट होने से बचाने को ही धातु का संक्षारण कहलाएगा। नेक्स्ट आपका, मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु नाम से ही समझ पाए होंगे कि मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं के या अधातु का समांगी मिश्रण है, यानी 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिलने से एक जो धातु निर्मित होती है वह क्या कहलाएगी, आपकी मिश्र धातु कहलाएगी। जैसे कांसा है, 2 से अधिक धातुओं से मिलकर के बना है। नेक्स्ट आपका, खनिज एवं धातुओं से आप क्या समझते हैं। तो खनिज आप समझेंगे, पृथ्वी की प्रकृति के अंदर वस्तुओं एवं उनके यौगिक जिस रूप में पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। यानी पृथ्वी की जो भूपर्पटी होती है उसी के अंदर यौगिक जिस रूप में पाए जाएंगे उनका रूप उसका खनिज कहलाएगा। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, यह सामान्यतः कठोर होती है, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। ठीक है, तो धातु और खनिज स्पष्ट तरीके से क्लियर हो पाएगा होगा। नेक्स्ट है आपका,
धातुओं के भौतिक गुणों का वर्णन कीजिए, यानी जो धातुओं के जो विशेषता कहें या उसके भौतिक गुण जो हैं वो निम्न होते हैं। तो शुद्ध रूप से जो धातु होती है कि सतह चमकदार होती है, धातु के इस गुण धर्म को ही धात्विक चमक भी कहेंगे, ठीक है। यानी शुद्ध अगर धातु होगी तो वो उसकी सतह कैसी होगी, चमकदार होगी। सेकंड पॉइंट है धातु सामान्यतः कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है, वो अपनी धातुओं के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है आपका कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर तक बनाया जा सकता है। यह गुणधर्म उनका आघात वर्धनीयता कहलाता है। जैसे सोना व चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय, यानी कुछ ऐसी धातु होती हैं जैसे आप जानते हैं सोना और चांदी, इनको पीट कर कई महीने, यानी महीने मतलब बहुत पतली चादर बनाई जा सकती है। तो इनका यही गुण क्या कहलाएगा, आघात वर्धनीयता कहलाएगी। अगर आपसे प्रश्न बनता है आघात वर्धनीय क्या है, तो धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाए जाने के गुण को ही क्या कहलाया जाएगा, वो आघात वर्धनीयता कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका धातुओं की सक्रियता की श्रेणी को समझाइए, यानी धातुओं की जो सक्रियता की श्रेणी होती है उसे किस प्रकार आप डिफाइन करोगे, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी जो धातुओं की क्रियाशीलता होती है उसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा, वही धातुओं की सक्रियता की श्रेणी कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अयस्क क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण किस प्रस्तुत कीजिए। तो सभी अयस्क जो होते हैं खनिज होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले अयस्कों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें ऑक्सीकृत अयस्क आएंगे आपके जो कि सल्फेट, सिलिकेट और कार्बोनेट के अंतर्गत आएंगे, और सेकंड आपका हैलाइड, ठीक है। तो ये आप सभी इसको समझ पाए होंगे, जिसमें गोल्ड है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है और एल्यूमिनियम आदि आएंगे। नेक्स्ट है आपका धातु के निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं। तो अयस्कों में से अशुद्धियों को अलग करके धातुओं को शुद्ध धातु प्राप्त करना या उसका शुद्धिकरण करना ही क्या कहलाता है, धातु का निष्कर्षण कहलाएगा, जो कई विधियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है। तो यह विधि उन अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है जिसमें अयस्क अथवा उपस्थित गैंग का बोलते हैं, उसमें जो अशुद्धि को गैंग कहा जाता है, ठीक है। किसी एक प्रकृति लोह चुंबकीय होती है। इस विधि द्वारा सामान्यतः चुंबकीय और अणचुंबकीय प्रकृति के पदार्थों को ही पृथक्करण किया जाएगा, यानी ऐसे पदार्थों का पृथक्करण किया जाएगा जो चुंबकीय होंगे या अणचुंबकीय होंगे, ठीक है। उनकी जो अशुद्धि यानी कि जो गैंग है वो दूर हो जाएगी और शुद्ध धातु आपको प्राप्त हो जाएगी इस विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रगलन क्या है। तो प्रगलन धातु निष्कर्षण की एक विधि है, ठीक है। तो यही आपका क्या कहलाएगा, एक प्रगलन कहलाएगा। नेक्स्ट आपका जल धातु निष्कर्षण विधि को समझाइए। जल धातु निष्कर्षण विधि इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। तो इस विधि या यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कम विद्युत धनात्मक तत्व की ओर विलयन से विस्थापित कर देती है, यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है जिन पर, तो वो क्या होता है, जो विद्युत अधिक धनात्मक है वो उसको विस्थापित कर देगी। इस विधि में सांद्रित अयस्क के विलयन की क्रिया उचित अभिकर्मक के साथ कराने पर कम सक्रिय धातु अवक्षेपित हो जाती है। इस तरह जो जल धातु के द्वारा निष्कर्षण के द्वारा क्या है, आपकी धातु है जो है वो शुद्धता प्राप्त होती है या शुद्ध प्राप्त धातु आपको मिल जाती है। नेक्स्ट विधि आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है। तो ये भी याद रखेंगे, उच्च विद्युत धनात्मकता की धातुओं का निष्कर्षण उनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड इत्यादि की गलित अवस्था में, ठीक है, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड की जो गलित अवस्था होती है में विद्युत अपघटन से किया जाता है, क्योंकि इनके यौगिकों का अपचयन सामान्य अपचायकों के द्वारा नहीं होता है। इनका विद्युत अपघटन भी जलीय विलयन में नहीं किया जाता है, क्योंकि इन धातुओं के मानक ऑक्सीकारक विभव हाइड्रोजन के सापेक्ष बहुत अधिक धनात्मक होते हैं। इसलिए ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशीलता होती हैं तथा जल से क्रिया कर लेती हैं। तो इसी के द्वारा विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा इनको शुद्ध या शुद्धिकरण इनका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खनिजों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है। तो खनिजों का जो वर्गीकरण है वो 3 वर्गों में बांटा गया है हम कहें तो, जिसमें धात्विक खनिज आते हैं आपके, अधात्विक खनिज आते हैं और खनिज ईंधन। तो ये 3 वर्ग है जिनमें खनिजों का वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट आपका फेन प्लवन विधि में किस तरह से अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो ये जो विधियाँ हैं मोस्ट हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इस विधि के द्वारा हल्के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, ठीक है, फेन प्लवन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण क्या हैं। तो मेंडलीव की जो टेबल दी हुई है, ठीक है, आवर्त सारणी दी हुई है, तो उसके जो लक्षण हैं वो निम्न हैं। प्रत्येक आवर्त में तत्वों की व्यवस्था उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर एक व्यवस्थित क्रम में है। इनकी एक विशेषता ये भी है, ठीक है, एक ही समूह में स्थित तत्वों के कुछ गुण, तत्वों के गुणों में समानता होती है। सारणी में रिक्त स्थान वाले तत्वों के गुणों से पहले से ही बताया जा सकता है।
तो ये इनकी कुछ विशेषताएं मेंडलीव की जो सारणी है, तो याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट है किसी वर्ग क्रमांक से क्या प्रदर्शित होता है, यानी जब टेबल का जो वर्ग क्रमांक दिया जाता है तो वो क्या होता है, तो वर्ग क्रमांक के द्वारा तत्वों की संख्या प्रदर्शित होती है। ठीक है, क्या प्रदर्शित होता है, वर्ग क्रमांक के द्वारा तत्वों की संख्या प्रदर्शित की जाती है। आवर्त सारणी के वर्गों की विशेषताएं क्या हैं, तो इनकी विशेषताएं जो निम्न हैं। एक ही उपवर्ग के तत्वों के गुण आपस में समानता होती है, ये इनकी विशेषता है, परंतु उसी वर्ग के दूसरे उपवर्ग के तत्वों के गुणों में भी भिन्नता होती है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। एक ही उपवर्ग में अगर ऊपर से नीचे आ जाता है आवर्त सारणी में, तत्वों की भौतिकता एवं रासायनिकता गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, ये भी देखने को मिलता है इसकी मेंडलीव की आवर्त सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, यानी जो मोसले महोदय के द्वारा दी गई थी मेंडलीव की जो संशोधित आवर्त सारणी, तो संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अति लघु आवर्त कितने तत्व होते हैं, तो अति लघु आवर्त जिसे उपवर्ग कहेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे इनमें 2 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, 2 तत्व होते हैं। दीर्घ आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तो इसके चौथे एवं 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी के 2 लाभ बताइए, तो इसके लाभ जो हैं वो निम्न हैं। सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक है मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, किसी भी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करना है तो नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में भी ये सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कोई 3 दोष भी बताइए। ठीक है, जितनी विशेषता होती हैं, क्योंकि संपूर्ण और नहीं होता है कोई भी, तो इनके भी कुछ दोष हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे। असमान तत्वों को एक साथ रखना, ठीक है, इनकी पहली दोष है इनका। समान तत्वों को अलग अलग रखना, दुर्लभ मृदा तत्वों को स्थान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातु तथा अधातु का आशय स्पष्ट कीजिए। धातु यानी कम विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व धातु होते हैं, अधातु अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों को अधातु कहा गया है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे धातु और अधातु के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किस वैज्ञानिक ने कहा था, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जिसे आधुनिक आवर्त सारणी बोला जाता है, मोसले महोदय के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरल धारा किसे कहते हैं, तो एक स्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो उसे सरल धारा यानी कि जिसे हम डायरेक्ट करंट यानी डीसी कहते हैं। ठीक है, एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, डीसी करंट कहलाएगा आपका। जैसे सेल है आपका, बैटरी से प्राप्त हुई जो विद्युत धारा है वो आपकी क्या कहलाएगी, डीसी करंट कहलाएगी। ठीक है, और जिसे बोलते हैं विद्युत धारा के स्रोत बताइए, तो विद्युत धारा के स्रोत निम्न है, आप इसे अच्छी तरीके से बस जान सकते हैं, जो कि सेल भी है, जनरेटर यानी कि जनरेटर आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। विद्युत वाहक बल यानी एक विद्युत सेल के संपूर्ण परिपथ में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह उसका विद्युत वाहक बल कहा जाता है। इसको ई से लिखते हैं। ठीक है, यानी एक विद्युत सेल में संपूर्ण परिपथ में एक कूलाम आवेश प्रवाहित करने में जो ऊर्जा खर्च होती है या प्राप्त होती है वह उसका विद्युत वाहक बल कहलाएगा। नेक्स्ट आपका एमीटर क्या है, तो एमीटर विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो एमीटर कहलाता है। तो एमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, विद्युत धारा की माप हेतु इसका उपयोग किया जाता है एमीटर। एक वोल्ट मीटर होता है, उसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए या विभवांतर के मापन के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। आमीटर का विद्युत धारा नापने के लिए, जबकि वोल्ट मीटर का तो चालक के सिरों के बीच में विभवांतर ज्ञात करने के लिए, ठीक है, किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत प्रतिरोध क्या है। ठीक है, तो किसी निश्चित चालक के लिए चालक के सिरों का विभवांतर V और उससे प्रवाहित धारा I तथा अनुपात स्थिर होता है। इस अनुपात V/I को चालक के विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे ओम का नियम भी कहेंगे, V बराबर IR। ठीक है, V बराबर IR, इसे ओम का नियम भी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो यानी इससे यहाँ पर आप R आपका प्रतिरोध होता है, I धारा होती है, V विभवांतर है, तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका V/I, यानी विभवांतर बट्टे धारा, आपका ये सूत्र हो जाएगा, आपके इंपोर्टेंट है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्यूज किसे कहते हैं, तो उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में एक छोटे यानी कम गलनांक वाली मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। यह विद्युत रोधी आधार के कट आउट में लगाया जाता है। ठीक है, इस छोटे तार को फ्यूज कहते हैं। फ्यूज एक तरह से आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि जो घरों की जो विद्युत परिपथ होता है उसको, जो हमारे महंगे और कीमती उपकरण होते हैं विद्युत उपकरण, उनकी सुरक्षा हेतु फ्यूज का उपयोग किया जाता है, जो कि जिसे कटआउट और वर्तमान में इसका रूप ले लिया है एमसी ने। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, कारण बताइए। ठीक है, तो चुंबक के आप जानते हैं चुंबक में दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, तो चुंबक में सदैव उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव यानी कि पोल पाए जाते हैं। चुंबक में अकेला स्वतंत्र ध्रुव का होना संभव नहीं है, दो ही ध्रुव होंगे और दोनों ही अपनी अपनी दिशा में स्थित होती हैं। किसी चुंबक में दो उत्तरी व दो दक्षिणी ध्रुव कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आप स्पष्ट तरीके से समझ चुके हो कि उनको अलग अलग क्यों नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबक के उपयोग बताइए। तो विद्युत चुंबक के उपयोग जैसे कि टेलीग्राफ के लिए, टेलीफोन यंत्रों के उपयोग के लिए आदि के लिए किया जाता है। और यहाँ पर आपका सेकंड है विद्युत मोटर, जिसका उपयोग पंखा एवं कपड़ा धोने की मशीन में होता है। तो उनमें जो रॉड लगी होती है उसको के लिए विद्युत घंटी या लाउड स्पीकर के रूप में भी किया जाता है। कारखानों में स्टील के टुकड़ों को इधर उधर से लाने के लिए भी विद्युत चुंबक यानी कि एक तरह से चुंबक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका, दो आवेशित वस्तुओं में कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण होता है। यानी कोई भी जब दो आवेशित वस्तुएं, आवेशित का मतलब उनमें आवेश है। ठीक है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो विजातीय, विजातीय का समझते हैं कि ऐसे जिनमें नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो विजातीय आवेशित वस्तुओं के बीच में हमेशा आकर्षण बल होगा, जबकि सजातीय यानी नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हुआ या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हुआ तब वह वस्तुएं क्या होंगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगी। ठीक है, तो याद रखेंगे विजातीय यानी असमान जब चार्ज होता है तब तो वो वस्तु क्या करती हैं, आपस में आकर्षण करेंगी। और जब समान चार्ज होगा उन पर, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो वो प्रतिकर्षण बल दर्शाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आवेश का मात्रक क्या है, एकांक आवेश कैसे कहते हैं। तो आवेश का जो मात्रक है वह कूलाम होता है। ठीक है, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होने पर परस्पर 1 न्यूटन का प्रति आकर्षण बल आरोप करें तो प्रत्येक आवेश का जो होगा वो एकांक आवेश कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप क्लियर हो सकेंगे। नेक्स्ट आपका, विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो आवेश की प्रवाह के यानी दर Q बराबर IT होता है, यानी प्रति सेकंड आवेश की प्रवाह की दर को ही हम क्या कह बोलते हैं, विद्युत धारा कहेंगे। इसका मात्रक जो है एम्पियर होता है, इसे भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका, कारण समझाइए। प्लास्टिक के कंगे को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होता है, फलालेन से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ें जो होती हैं, दोनों छड़ें एक दूसरे से प्रतिकर्षण दर्शाती हैं। तो यहाँ पर आप स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं कि देखो, एक दूसरे से रगड़ी हुई दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ये कारण बताने कि ऐसा क्यों होता है, कुछ ऐसे आपको टैगलाइन दिए जाते हैं। तो आप पहले याद रखेंगे कि जब प्लास्टिक के कंगे को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है, आप इसका प्रयोग घर पर भी कर सकते हैं स्वयं। ठीक है, करके सीख कर देख करके भी, तो कंगा ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, जब कंगा क्या हो जाएगा, जो कंगी होती है वो ऋण आवेशित हो जाएगा। तो इसमें इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ऊन के कंगे में होता जाता है और आपको एक चिटर मटर की सी आवाज़ दिखाई देने लगती है। ठीक है, इसी प्रकार आपका फलालेन होता है। फलालेन से रगड़ी गई जो एबेनाइट की दोनों छड़ें होती हैं, एक ही प्रकार की ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है उनके, और अंततः वो क्या हो जाए, जब एक ही प्रकार का आवेश हो जाएगा, आवेश उनमें उपस्थित हो जाएगा या वो चार्ज हो जाएंगी, आवेशित हो जाएंगी, तो वो क्या करेंगी, प्रतिकर्षण दर्शाएंगी वो तब। तीसरे का है, जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों ही वस्तुएं समान रूप से विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित हो जाती हैं, इसलिए दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जो फलाने की या जो फलेलाइन होता है, ठीक है, से रबड़ रगड़ी गई जो एबेनाइट की छड़ें होती हैं, तब उन पर तो प्रतिकर्षण जो होगा वो सेम आवेश आ जाएगा, जिससे वो प्रतिकर्षित दर्शाएंगी। लेकिन जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा तो असमान आवेश आएंगे उन पर, जिसके द्वारा वो क्या दर्शाएंगी, आकर्षित दर्शाएंगी। नेक्स्ट आपका, विद्युत धारा के कितने प्रकार की होती है। तो विद्युत धारा जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक दिश धारा यानी डायरेक्ट करंट, और प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट यानी AC और DC, दो प्रकार की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दंड चुंबक का आकार कैसा होता है। तो दंड चुंबक का जो आकार है वो आयताकार होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और जो नाल चुंबक होती है, नाल चुंबक का आकार कैसा होता है। तो नाल के मतलब घोड़े की नाल जैसी, तो ये आप समझते हैं, यानी U आकार की होती है। ठीक है, अंग्रेजी का जो U वर्ड होता है अब उस आकार की होती है नाल चुंबक जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा की तीव्रता किस समय 1 एम्पियर होती है। ठीक है, तो किसी परिपथ में जब एक कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तब उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता 1 एम्पियर होगी, यानी 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड या 1 सेकंड में प्रवाहित होगा तो वह उसकी परिपथ की जो तीव्रता होगी वो 1 एम्पियर कहलाएगी। इसका संबंध भी होता है Q बराबर IT। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T
यानी प्रति सेकंड बहने वाले आवेशों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लाल रुधिर कणिकाओं के क्या कार्य हैं? यानी आपके शरीर में जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो कणिकाएं पाई जाती हैं, तो रक्त की लाल कणिकाएं जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बंद बॉन्ड बनाकर उनका परिवहन का कार्य करती हैं। ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाओं का क्या कार्य होता है? जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा एक बॉन्ड बनाकर उनका परिवहन करेंगी। इसी तरह आपके डब्ल्यूबीसी होती हैं यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, तो ये कणिकाएं जो होती हैं प्रतिरक्षा यानी जैसे हम बोलते हैं एंटीजन, ठीक है, का कार्य करती हैं, यानी शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं को बछड़ पर रुधिर की सफाई करती हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रुधिर प्लेटलेट्स के क्या कार्य हैं? तो रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती है। क्या करती है? रुधिर प्लेटलेट्स जो रुधिर का है वो थक्का है वो बनाने में सहायता करती है तथा चोट या लगने पर रक्त के भाव को भी नियंत्रित करती है। जैसे कई बार देखा है आपने कि व्यक्तियों में चोट लग जाती है तो उनका जो ब्लड है वो रुकता नहीं है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उनके में जो रुधिर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगर वह कम हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। जब रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो क्या होगा? वो ब्लड रुकेगा नहीं। ठीक है, तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है आपका, रुधिर प्लाज्मा किसे कहते हैं? ये हल्का पीला चिपचिपा तथा पारदर्शी एक तरल पदार्थ होता है। ये इसमें रुधिर का लगभग 50 से 60% भाग होता है। सामान्य रूप में इसमें 90% जल तथा 10% अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो आपका प्लाज्मा कहलाएगा, रुधिर प्लाज्मा। ठीक है, अगर आपसे इसमें पूछा जाता है तो इसका रंग कैसा होता है? हल्के पीले रंग का चिपचिपा एक पारदर्शी तरल पदार्थ होता है जिसमें रुधिर की मात्रा जो 50 से 60% होती है इसके अंतर्गत। ठीक है, जल की अगर मात्रा देखी जाएगी सामान्य रूप में तो 90% और 10% आपके कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रुधिर बैंक किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे ये भी। तो रक्त को आधुनिक उपकरणों एवं विधियों द्वारा 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कांच या प्लास्टिक की वायु रुद्र बोतलों में, यानी जिसमें वायु निर्वात हो, वायु अंदर ना जा सके, ठीक है, सुरक्षित रखा जाता है। अर्थात वह स्थान जहां विभिन्न वर्गों के रुद्रों को रखा जाता है वही रुद्र बैंक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रक्त दाब जिसे ब्लड प्रेशर यानी बीपी कहते हैं किसे कहेंगे? तो हृदय द्वारा रक्त निश्चित लय या चक्र में पंप किया जाता है। हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय में शिथिलन यानी प्रकुंचन और शिथिलन दो दाब होंगे। ठीक है, शिथिलन के समय कम होता है। स्वस्थ मनुष्य का जो दाब होता है बीपी यानी जो प्रकुंचन का दाब 120 और शिथिलन का दाब 80 mmHg होगा। इसे दाबांतर मापी द्वारा ही मापा जा सकता है, इसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रक्त की संरचना बताइए। तो रक्त की संरचना दो तत्वों से सम्मिलित होने से होती है जिसमें रक्त कणिकाएं, रुधिर और प्लाज्मा से मिलकर के आपकी रक्त की संरचना बनती है। एक तरह से आप कहें तो रुधिर। नेक्स्ट आपका, रक्त वर्ग की जानकारी करने का कोई दो लाभ बताइए। यानी रक्त वर्ग की जो वर्ग होते हैं हमारे 4 वर्ग होते हैं। ठीक है, ए बी ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव। तो रुधिर वर्ग की जानकारी के लिए जो लाभ हैं वो निम्नलिखित हैं। मरीज को यदि गलत वर्ग का रुधिर दे दिया जाता है तो उसके रक्त में अविश्लेषण हो जाता है, क्रिया होने से क्या हो जाता है, वो रिएक्शन कर जाएगा और तुरंत उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, यानी यदि ए वर्ग का रक्त है तो आपने अगर उसको गलत रुधिर वर्ग चढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, अविश्लेषण हो जाएगा, यानी वो आपस में क्रिया कर लेंगे। क्रिया करने से क्या हो जाएगा, व्यक्ति तुरंत मर जाएगा। चिकित्सा कानून के मुकदमों में न्यायालयों की बहुत सहायता मिलती है। इसकी सहायता से पैतृक झगड़े जिसे DNA टेस्ट बोलते हैं आसानी से निपटाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर में रुधिर का महत्व बताइए। तो शरीर में रुधिर का काफ़ी अधिक महत्व, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि समस्त कशेरुकी प्राणी के शरीर में चलने वाली जैविक क्रियाओं के लिए, नियमन के लिए रुधिर जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखता है। रुधिर शरीर की प्रत्येक कोशिका को तरह तरह के पदार्थों में यानी घुलित अवस्था में पहुंचाता है। रक्त वाहिनियों में, शरीर की नलिका विहीन ग्रंथियों में उत्पन्न रस यानी कि हार्मोन भी सीधे आते हैं इसी की सहायता से, जिनका परिवहन रक्त के माध्यम से ही होता है और शारीरिक नियंत्रण बना रखता है। एक तरह से कहें कि पूरी बॉडी को मैनेज करने के लिए रुधिर की सबसे बड़ी रोल होता है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के रक्त को जमने में कितना समय लगता है। तो मनुष्य को जो रक्त का थक्का बनने में या जमने में जो समय लगता है 4 से 8 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, जो WBC रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जीवन काल जो है 1 से 4 दिन का होगा। रक्त वर्ग की पहचान सबसे पहले यानी सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। तो रक्त वर्ग की जो सबसे पहले पहचान या सर्वप्रथम पहचान कार्ल लैंड स्नीनर ने 1943 में की थी। ठीक है, तो याद रखेंगे ये भी।
रक्त की कमी एवं संक्रमण के कौन कौन से रोग हो जाते हैं, यानी रक्त की कमी से और उनके संक्रमण से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो रक्त की कमी से रक्त में असामान्यता होने पर कुछ रोग हो जाते हैं, जिसमें एनीमिया, पॉलीसाइथीनिया आदि हैं। इस प्रकार रुधिर संक्रमण होने से कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे यथा हेपेटाइटिस बी, एड्स आदि। ये सब रोग हैं, ये रुधिर के संक्रमण से होते हैं। और जो रक्त की कमी से एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया आदि ये रोग हैं जो रक्त की कमी के कारण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लौहहीन रक्त अल्पता के परिणाम बताइए, यानी जो आयरन नहीं है उसमें। ठीक है, तो महिलाओं में रोग के परिणाम स्वरूप बार बार गर्भपात एवं बिना अधिक अंतर के कई बच्चे पैदा होना महिलाओं के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। खून की कमी वाले बच्चों को सामान्य बच्चों की अपेक्षा कम सक्रिय होते हैं। यदि खून की कमी का रूप अगर गंभीर हो तो चेहरे एवं पाँव में सूजन भी आ सकती है। तो लौह रक्त यानी जो हम बोलते हैं कि आयरन युक्त भोजन इसलिए महिलाओं को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण हैं। तो थैलेसीमिया जो रोग होता है उसका लक्षण जो है चेहरे पीला और निस्तेज हो जाना, सांस फूलना, पेट फूला रहना, भूख ना लगना, खाने के प्रति अरुचि का होना, यानी खाना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, खाना अगर खा लिया तो तुरंत उल्टी हो जाना, निरंतर ज्वर का बना रहना यानी बुखार लगातार रहना, शरीर का ताप कम होना, हृदय की गति कभी अधिक कभी कम, सिर बड़ा और शरीर की आकृति छोटी, सिर के मध्य खड्डा सा दिखाई देना, सिर की हड्डियां मोटी, भौं के बीच में नाक भाग आदि चिपका हुआ होना, ये सभी रोग के क्या हैं, थैलेसीमिया के प्रमुख लक्षण हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे अच्छी तरीके से। देखिए थैलेसीमिया के रोगों के लक्षण लिखिए तो एक दो पूछा जाएगा, आप इतना नहीं लिखने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थैलेसीमिया रोग के परिणाम बताइए। तो यानी थैलेसीमिया रोग आखिर से इससे होता क्या है। तो इस रोग के लक्षण जितनी कम उम्र में उपस्थित होते हैं, रोगी की घातकता भी उतनी ही अधिक परिलक्षित होती जाती है। ऐसे बालक जीवित नहीं रह पाते हैं। खून की कमी और लाल रक्त कणों के विनाश के कारण बालक का विकास बिल्कुल से अवरुद्ध हो जाता है, यानी एक तरह से रुक जाता है। अस्थियां भी क्या होती हैं, एक तरह से क्षण भंगुर हो जाती हैं। अगर आपने डंडे भी या थप्पड़ी मार दिया तब भी वो टूट सकती हैं। ये सभी स्थितियाँ रोगी को कम उम्र एवं में वह अकाल मौत के मुंह में धकेल देती हैं। और थैलेसीमिया मेजर से ग्रस्त बीमार बच्चे जो होता है मृत्यु प्राय 5 से लेकर के 25 साल तक की उम्र तक ही वो सिमट जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आपका कड़ी श्वेत कोशिकाहीनता रोग के कारण बताइए, यानी जो कड़ी श्वेत कोशिकाहीनता रोग होता है उसके किस कारण से होता है। तो अस्थि मज्जा की किसी कारणवश गर्त होना ही इसका मुख्य यानी कारण होता है। कड़ी श्वेत कोशिकाहीनता रोग का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एड्स रोग क्या है। तो यह रोग HIV यानी कि अगर पूरा नाम पूछा जाता है तब भी आप बताएंगे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अगर एड्स का पूरा नाम पूछा जाता है तब, और HIV का ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो इस तरह बताएंगे द्वारा होता है। इस रोग का विषाणु शरीर में रक्षक श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं यानी जो WBC होती हैं एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। धीरे धीरे प्रभावित कोशिकाएं खत्म होती जाती हैं और रोगी अनेक बीमारियों से घिर जाता है और अंततः उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसका कोई उपचार भी नहीं है, आप अच्छी तरीके से इसको जानते भी हैं। एड्स के लक्षण बताइए, क्या कुछ लक्षण होते हैं इसके, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। एड्स के रोगी जो होता है उसके लक्षण निम्न होते हैं। भूख ना लगना, शरीर के वजन में कमी होना, ज्वर, त्वचा पर ददोरियाँ होती हैं, थकावट, रोग से लड़ने की क्षमता में कमी आदि। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को निमोनिया तथा त्वचा कैंसर अधिक होता रहता है। तो इस तरह के ये कुछ लक्षण हैं, ये भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एड्स का पता कैसे लगाया जाता है। तो एड्स का पता लगाए जाने के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है एलिसा परीक्षण। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि एलिसा परीक्षण किया जाता है तो व्यक्ति में एड्स रोगी का पता लगाने के लिए, ठीक है, किया जाता है। एड्स का तात्पर्य क्या है, यानी वही है कि इसका पूर्ण रूप लिखिए। तो ये इसका पूर्ण रूप जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका संक्षिप्तीकरण यानी कि विस्तृत रूप है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आपका HIV की रोग जनकता पर टिप्पणी लिखिए। तो HIV की जो कोशिकाएं होती हैं जैसे टारगेट सेल मुख्यतः T4 यानी कि लिम्फोसाइट्स होती है, अर्थात HIV मुख्य रूप से T4 लिम्फोसाइट्स पर आक्रमण करता है। इन T4 लिम्फोसाइट्स में पहुंचने के बाद वायरस के आवरण तथा प्रोटीन के खोल का अपघटन हो जाता है और इसके फलस्वरूप या इसके बाद वायरस की जो प्रतिवर्ती ट्रांजिशन स्टेज की जो एंजाइम होते हैं यानी इसके RNA सूत्र का DNA के सूत्र में परिवर्तन उत्प्रेरित करता रहता है और करता है। अब यही एंजाइम DNA के सूत्र के द्वारा का द्विसूत्रीय DNA अणु में परिवर्तन और उत्प्रेषण करता है। यही द्विसूत्र DNA अणु पूर्व वायरस के रूप में
पोषण कोशिका T4 लिम्फोसाइट्स के डीएनए में समाविष्ट हो जाता है। अंततः संक्रमित T4 लिम्फोसाइट अपघटित हो जाता है और इस प्रकार धीरे धीरे व्यक्ति की जो प्रतिरक्षण क्षमता कमजोर होती जाती है, यानी WBC का जो होती हैं वो खत्म होती चलती हैं और अंततः व्यक्ति इसके जो रोगी होता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एड्स का विषाणु क्या है? तो एड्स का विषाणु जो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या वायरस है जो, ठीक है, इसका विषाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एड्स का निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? तो निदानात्मक परीक्षण यानी HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाना। इसके लिए सामान्यतः 2 जांच यानी एलिसा एवं वेस्टर्न ब्लॉट जो से बोलते हैं परीक्षण किए जाते हैं। मोर देन एलिसा आपके एग्जाम में बनता है, इसको भी याद रखेंगे। वेस्टर्न जो ब्लॉट है टेस्ट है वो भी एड्स रोगी के जांच के लिए किया जाता है। वायरस को अलग कर पता लगाना। म्यूकोरस एड्स HIV यानी परीक्षण। संपूर्ण कोशिका T4 कोशिका T8 कोशिका की गणना करना, जिसे टीम लिम्फोसाइट्स की स्थिति का पता लगाने हेतु किया जाता है। तो ये भी विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हेपेटाइटिस बी का उद्भवन काल बताइए, यानी हेपेटाइटिस बी है कितने दिनों में दिखने लगता है? तो इसका उद्भवन काल जो है 2 से 5 माह के अंदर आपको अपने आप पता लग जाएगा कि अगर आप हेपेटाइटिस बी रोगी हैं तो ये अपने लक्षण दर्शाने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हेपेटाइटिस बी रोग के मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इससे रोग से जो मनुष्य का यकृत जो होता है यानी कि लिवर खराब हो जाता है हेपेटाइटिस बी रोगी का, तो इसे भी यानी लिवर को संक्रमित कर देता है ये रोग। नेक्स्ट आपका, फिटकरी का उपयोग बताइए या क्या होता है? तो फिटकरी रक्त का बहना रोकने के लिए उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? जिसे फर्स्ट एड बोलते हैं, ठीक है। आपातकालीन में स्थिति में जो प्राथमिक सहायता दी जाती है उसे हम प्राथमिक उपचार कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका, फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली 4 सामग्रियों के नाम लिखिए। तो कोई भी 4 सामग्रियां लिख सकते हो। तो जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, जैसे विद्यालय में अगर विद्यार्थी खेल रहे हैं तो उनके लिए जो चोट वोट लग जाती है तो उसके लिए जो आपका फर्स्ट एड बॉक्स होता है, इसमें रुई होती है, पट्टियाँ होती है, कैंची होती हैं, डिटॉल या लोशन होता है और एक कुछ ट्यूब होता है जो आदि घाव के लिए। तो आदि कुछ रख सकते हैं, उनमें से 4 ही आपको बतानी है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपका, सुरक्षा से आपका क्या आशय है बताइए। सुरक्षा एक तरह से आप अच्छी तरीके से जानते हैं, सुरक्षा का मतलब बचाव, एक तरह से कवच। सीधा अर्थ बचाव से होता है। जब व्यक्ति को किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी अन्य चीज़ से डर या खतरा या असावधानी महसूस होती है तो वह उससे अपने आप को सुरक्षित करने के हर संभव प्रयत्न करता है। यही प्रयत्न सुरक्षा को परिभाषित करता है और उसके अर्थ को ही यही समझते हैं हम कि ये सुरक्षा दर्शा रहा है व्यक्ति, इस तरह कह सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट एड बॉक्स किसे कहते हैं? तो आपातकाल की स्थिति में उपचार करने के लिए जिस डिब्बे में आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है, जिसमें पट्टी है, आपकी कैंची है, डिटॉल है और आदि इसमें रखे जाते हैं, वही आपका क्या कहलाएगा? फर्स्ट एड बॉक्स कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक उपचार के 2 सिद्धांत बताइए। तो प्राथमिक उपचार के 2 सिद्धांत निम्न हैं। पहला है, पहले पीड़ित की श्वास वापस लाने का यत्न या प्रयत्न करते रहना चाहिए यदि वह रुक गई हो तब। इसके बाद जहाँ रक्त स्राव हो रहा है उसे रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए, यानी खून कहाँ से बह रहा है तो उसको देखना चाहिए, कहाँ से बह रहा है तो उसे रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए फर्स्ट एड में, ठीक है। और जहाँ अगर श्वास रख गई तो श्वास को प्रारंभ करने की कोशिश की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुछ घरेलू औषधियों के नाम बताइए। तो काफ़ी कुछ घरेलू औषधियाँ होती हैं, जिसमें फिटकरी है, आपकी आयोडेक्स है, बोरिक पाउडर है, ग्लूकोज, नौसादर आदि, ये हमारी सभी घरेलू औषधियाँ होती हैं जो भिन्न भिन्न रोगों के लिए कार्य करती हैं। नेक्स्ट आपका, किसी दुर्घटना में प्राथमिक उपचार का क्या महत्व है? यानी जो अगर कोई यदि भी दुर्घटना हो जाती है तो उसमें प्राथमिक उपचार का महत्व बताइए। तो देखिए, दुर्घटना स्थिति में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए ही प्राथमिक उपचार कहा जाएगा, ठीक है। यानी अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है तो सबसे पहले उसकी जान को किस तरह बचाया जाए, ठीक है। यानी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो उसको उपचार दे दिया जाता है वह उसका प्राथमिक उपचार कहलाएगा किसी दुर्घटना में। और उपचार के द्वारा, प्राथमिक उपचार से द्वारा व्यक्ति की जान भी बच सकती है अगर उसे समय पर उपचार के पश्चात हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। नेक्स्ट है आपका, किसी व्यक्ति को कुत्ते द्वारा काटने पर क्या प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए? यानी यदि किसी व्यक्ति को कुत्ते द्वारा काट लिया जाता है तो क्या प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए? तो कुत्ते के काटने पर जो घाव पर लगी कुत्ते की लार को तुरंत पहुँच दें। घाव को साबुन या पानी से कई बार अच्छी तरह से धोएं। यानी यदि आप किसी भाग को कुत्ते के द्वारा काट लिया गया है तो उसकी जो लार होती है उसमें जो रेबीज होता है तो उसको क्या करें, उसकी लार को तुरंत साफ कर दें और घाव जो होता है उस पर साबुन, लाइफबॉय, डिटॉल आदि से कई बार अच्छी तरीके से धोएं। फिर घाव को एक सूखी निर्जीवित
ड्रेसिंग से भली भांति पहुँचकर एक अन्य सूखी पट्टी से लपेट दें और काटने के लगभग 20 मिनट तक घाव पर कार्बोनिक एसिड वगैरह लगाएं मरीज को लिए, फिर बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भी ले जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्राथमिक उपचार आपने कर लिया, नहीं, और इलाज के लिए भी हॉस्पिटल में रेबीज का जो इंजेक्शन है वो लगाया जाता है, उसको भी लगवाएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मिर्गी का दौरा पड़ने पर व्यक्ति का क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए, यानी कोई व्यक्ति को अचानक यदि मिर्गी का दौरा पड़ता है तो फर्स्ट क्या होना चाहिए उसमें। तो मिर्गी का दौरा पड़ने के लिए पर व्यक्ति के लिए निम्न प्राथमिक उपचार होना चाहिए। नंबर फर्स्ट है आपका, मुंह से निकलने वाले जो झाग निकलते हैं उसको साफ कर देना चाहिए। हाथ पैर झटकने की दशा में ध्यान रखें किसी चीज़ पर उसका कोई ऐसा अंग ऐसा ना पड़ जाए किसी ऐसी चीज़ पर जिससे कि वह जख्मी भी हो जाए। अगर उसके मुंह में नकली दांत हों और निकालना संभव हो तो निकाल दें तुरंत की तुरंत। हालांकि ये असंभव भी हो सकता है क्योंकि वह अपने जबड़े को कसे रहता है, यानी एक तरह से जबड़ा उसका फिट हो जाता है, बंद हो जाता है, और बलपूर्वक निकालना उचित नहीं है। पास की खतरनाक वस्तु, जैसे अगर दौरा पड़ा है तो जो पास में जो खतरनाक वस्तु जैसे आग है, पानी या चलती मशीन से बचाव करना चाहिए, दूर ले जाना चाहिए उसको। दौरा समाप्त होने के बाद व्यक्ति को करवट से लिटाए दिए जाने चाहिए। ठीक है, जिससे उसको राहत मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट किसे कहते हैं, लिखिए। जिस धारा की दिशा और माप में परिवर्तन नहीं होता, यानी धारा के जो आवेश की गति होती है वो एक ही दिशा में होगी। ठीक है, और एक तरह से आवेश बहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिस तरह अल्टरनेटिव करंट यानी एसी धारा में होता है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी डीसी धारा यानी डिस्क धारा कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वहारी जंतु किसे कहते हैं, तो वे मांसाहारी व शाकाहारी जंतु जो दोनों प्रकार का भोजन कर सकते हैं, यानी शाकाहारी एवं मांसाहारी, वही आपके सर्वहारी कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य है, कौवा है आदि, ये सभी मांसाहारी प्राणी के अंतर्गत आएंगे। तो ये भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर किया जाता है, तो देखिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा अयस्क से उनके घनत्व की अशुद्धियाँ होती हैं उनसे ज़्यादा होता है, उसको दूर किया जा सकता है। एड्स का पूरा नाम बताइए, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूर्ण रूप होता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो दो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, ये बल रेखाएं जो होती हैं समांतर होती हैं। ठीक है, ये हमेशा एन और एस पोल से, यानी यदि आपका ये एन और एस पोल है तो ये इस तरह ही जाएंगी, पहले इस पोल से इधर जाएंगी, ठीक है, फिर इस तरह गमन करेंगी, और ये कभी भी आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ये याद रखेंगे। ठीक है, इनकी विशेषता। नेक्स्ट है आपका, 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है, लिखिए। 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को हम 1 एम्पियर कहेंगे, और एम्पियर से क्या मापा जाता है, धारा को मापा जाता है। नेक्स्ट है आपका, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं, तो खाद्य श्रृंखला जब सीधे ना होकर के जटिल हो जाती है तो एक प्रकार से जीव कई प्रकार का भोजन या कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, और एक प्रकार से इस तरह एक खाद्य जाल बन जाता है, उसी को हम खाद्य जाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 विद्युत सुचालक और 2 विद्युत कुचालक के नाम लिखिए। यानी विद्युत सुचालक का मतलब होता है कि ऐसे धातु जिसमें विद्युत का जो आवेश होता है वो गमन कर सके, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। और कुचालक का मतलब क्या होता है, यानी विद्युत आवेश उसमें गमन ना कर सके। जैसे विद्युत के 2 सुचालक हैं, सोना है, चांदी है, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। विद्युत के 2 कुचालक हैं, रबड़ है, प्लास्टिक है, लकड़ी जो कि सूखी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, धातु गैल्वेनीकरण, इससे मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। गैल्वेनीकरण का अर्थ यही होता है कि जब लोहे को जंग से बचने के लिए तो उसके लोहे पर चादर या अन्य पात्र को पिछले हुए जो अन्य की जो परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है, और उसे ही गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों में छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरें, बाल्टियां और ड्रामों को संक्षारण से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। ठीक है, तो यानी एक तरह से लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर एक लोहे की पतली फिल्म यानी जस्ते की पतली सी फिल्म या परत चढ़ा देना ही गैल्वेनीकरण कहलाएगा, जिससे धातुओं का संक्षारण बच जाता है। विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत ऋणात्मकता यानी किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो यह दर्शाता है कि वह परमाणु किस संयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने के लिए कितना सक्षम है, इसे एक्स के द्वारा निर्देशित या प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो मैंने आपको बताया कि हेपेटाइटिस जो बी का विषाणु होता है वो लिवर यानी कि यकृत को संक्रमित कर देता है, और जिसके टीके द्वारा आसानी से रोका भी जा सकता है, यानी कि इसका इलाज उपचार संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है। तो खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं, जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बक्साइट, जस्ता, चूना, पत्थर आदि। जबकि अयस्क उन सेल को अयस्क यानी ओर कहते हैं जिनमें वे खनिज हों जिनमें कोई धातु
आदि महत्वपूर्ण तत्व हों, अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनकी शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व इनसे प्राप्त किए जाते हैं। तो ये आप समझ पाए होंगे खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, क्या अभिप्राय इन दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं, जंतु जगत पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मोस्ट याद होना चाहिए, यदि पृथ्वी से पेड़ पौधे ही खत्म हो जाएंगे तो व्यक्ति के जीवन के लिए जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन है वह खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त कर दिए जाएं तो खाद्य श्रृंखला के सभी पोषकों के स्तरों को जीव के भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि किसी एक स्तर को नष्ट भी कर दिया जाएगा तो पूरी खाद्य श्रृंखला जो है उस पर बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए होता है क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला की ऊर्जा का प्रभाव बिल्कुल से रुक जाएगा और अंततः ये जो खाद्य की जो चेन होती है वो टूट जाएगी और धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे अपने जीव जी हुए। नेक्स्ट है आपका, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रा क्या होता है। तो आवेश प्रवाह की दर या मात्रा को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक जो है एम्पियर होता है, यानी Q बराबर इसमें संबंध होता है आई टी, यानी आई आपकी धारा होती है, आई बराबर Q/T, यानी एकांक समय में बहने वाले आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। अवशेषी अंग यानी जो पहले थे न उपयोग होने के कारण वो अवशेषी हो गए हैं। ठीक है, जैसे अपेंडिक्स की हड्डी है, साइरस है, पूंछ की हड्डी, कान की मांसपेशियां जिसे कर्ण पल्लव पेशियां कहते हैं, नरों के जो निप्पल्स हैं आदि, ये हमारे क्या हैं, अवशेषी अंग हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आते हैं, याद रखेंगे आप। अपेंडिक्स, साइरस, पूंछ की हड्डी, कान की मांसपेशियां, नरों में निप्पल्स, ये क्या होता है, इनका उपयोग न करने के कारण ये अवशेषी अंग हो जाते हैं और धीरे धीरे नष्ट हो गए हैं। अब इस यहाँ पर आप अगर इस वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो बिल्कुल से कई व्यक्तियों में कई बार अपेंडिक्स का आदि ये कुछ देता है, कर्ण पल्लव पेशियां भी, तो ये सारी जो है हमारे अवशेषी अंग के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों हमारे द्वारा साइंस यानी कि चतुर्थ प्रश्न पत्र की ये बिग मैराथन क्लासेज जो आपको दी गई है, प्रदान की गई है मित्रों, काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निःसंक हो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मित्रों, और आपकी प्रिपरेशन तैयारी भी बेहतर होती चलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।